नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं भी ठीक हूं। इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय टॉपिक प्रिम्बल के ऊपर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। प्रिम्बल है क्या? हम सब ने पढ़ रखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सेवरल मेनी रिजोर्ट, ये सब। और हमने ये भी पढ़ रखा है कि ये बुक के उस पहले पेज की तरह है जो कि पूरी बुक के बारे में इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन कुछ अलग पढ़ेंगे। आत्मा, एक आत्मा होती है, और भारत के तो अध्यात्म में यह भी कहा गया है कि आत्मा परमात्मा से मिलन कराती है, और जब ये दोनों एक हो जाते हैं इसी को एनलाइटमेंट कहते हैं। ठीक है, सही। मेरी बात को गलत सेंस में ना लें, मैं सिर्फ एक उदाहरण पेश कर रहा हूं। मैं सभी रिलीजन का रिस्पेक्ट करता हूं। प्रिम्बल एक आत्मा है जो कि परमात्मा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताती है, और जब ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर इंप्लीमेंट होते हैं तो पूरे देश की एनलाइटमेंट हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो रही एक सिंपल ओवरव्यू, लेकिन एक्चुअली में कुछ महत्वपूर्ण कमेंट भी हुए हैं महान व्यक्तित्व के द्वारा। आपकी और मेरी बात तो अलग है, लेकिन ऐसे भी लोग ने इस पर कुछ कहा है। कैसे भाई? आत्मा का मीनिंग सबके लिए अलग है। जैसे हमारे भीमराव अंबेडकर जी कहते थे कि संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 में है, राइट टू रेमेडीज, मतलब मेरे जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, जो बेसिक अधिकार है जो मेरे को चाहिए भारतवासी होते हुए, वो छीन लिए जाते हैं। तो मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं, सीधा चला जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट और अर्जी लगाऊं, वो मेरे राइट को प्रोटेक्ट करेगी। यही आत्मा है एक। और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आत्मा प्रिम्बल है, क्योंकि पूरी चीजें जो भी संविधान में होंगी, लिखी हैं, प्रिम्बल बताता है। ठीक जी, ये रही डेफिनेशन महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के द्वारा। और ये एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी, या कह लीजिए इस प्रिम्बल में लोगों का हित छुपा हुआ है, लोगों का एम छुपा हुआ है। अभी मैं इस वाले हिस्से पे बात करूंगा, आपको तब समझ में आएगा ये। ठीक जी, प्रिम्बल बहुत सारी चीज हमें बताता है। जैसे कि बेसिक पे चलते हैं थोड़ा, इस वाले पार्ट पे जब आऊंगा, जब थोड़ा हम इसके पहले जान लेंगे कि कैसे हुआ, कहां से आया। प्रिम्बल हमने यूएस से लिया है, और ऐसे नहीं कि उठा लिया कॉपी पेस्ट। एक क्वेश्चन भी आता है कि हमने यार हर चीज बोरो करी है, तो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिखित में है ये, इसकी महत्वपूर्णता क्या हुई? तो दोस्तों, ये तो बात ठीक है कि हमने बोरो करा है, लेकिन वो बात गलत है कॉपी पेस्ट की। ऐसे तो हम गुरु से भी ज्ञान लेते हैं, अपने दोस्तों से भी ज्ञान लेते हैं, क्या वो भी कॉपी पेस्ट करते हैं? नहीं। हम सबके एग्जाम एक है, पर क्वेश्चन पेपर अलग है। हमारा हित लोक हित है, हमने दूसरी कंट्रियों से सीखा है, लेकिन भारत में आकर उसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग उतारा है, कॉपी पेस्ट नहीं किया। उदाहरण मैं दूंगा आपको। भाई, यूएस से हमने फेडरलिज्म लिया है, क्या हमने फेडरलिज्म यहीं उतार दिया? नहीं, हमने फेडरलिज्म विद यूनिटरी सिस्टम से उतारा है कि सबका एक ही कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। अमेरिका में सारे स्टेट्स के अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। और जैसे कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, क्या वो ऐसे ही उतार दिया हमने? भाई, ब्रिटेन के यहां पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। वहां पार्लियामेंट के द्वारा लॉ निकला हुआ जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, हमारे यहां हर चीज जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। तो ये उदाहरण है दोस्तों, ये है
प्रिम्बल्स की कुछ विशेषता। प्रिम्बल को लाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पारित किया गया, वहां के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो एक और चर्चा हुई कि ये कोई खेल नहीं है कि हम आपको आजाद कर दें, आप देश चलाने लग जाएं। इसके लिए आपको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कदम है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। उसी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई और इसको भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। दोस्तों, कहा गया कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसके जो रिप्रेजेंटेटिव है ये ब्रिटेन के द्वारा ही चुने गए हैं, बल्कि ऐसा था नहीं, लोगों ने ही चुने थे। इसको कहा गया कि ये टाइम लगाएगी बहुत, जैसा कि हमें पता है 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे 26 नवंबर 1949 तक, तो ज्यादा टाइम टेकिंग है। और कहा गया यहां तो यार कांग्रेस के ही लोग भरे हुए हैं जो कि थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। लेकिन उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि उस समय कांग्रेस जो कि आंदोलन चल रहे थे स्वतंत्रता के, एक्टिव हुई थी, यह भी एक कारण था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को एक इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी हुई थी, जो कि जब सरकार चला रही थी, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, उसके मुखिया जवाहरलाल नेहरू जी, उनके द्वारा लाया गया और पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को। इसमें कुछ फैक्ट्स हैं। कैसे? जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसका सिंबल हाथी का था। अब वो आप सर्च करें कि हाथी का क्यों था। मैं तो इतना जानता हूं कि हमारे पहले विदेश नीति को भी हाथी का सिंबल दिखाया जाता था, क्योंकि हम बहुत स्लो हैं, स्लो डेवलपिंग है। कुछ महत्वपूर्ण पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, SN राव, लीगल एडवाइजर, जो कानून बनेंगे उनको एडवाइस यही करते थे इस असेंबली में। HVR लगवेंजर जी सेक्रेटरी थे उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ये सब मैं ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं, वरना ऐसे तो अनगिनत लोग हैं जिन्होंने भारत माता के चरणों में बलिदान दिया है और हमें ये महत्वपूर्ण चीज समर्पित की है। SN मुखर्जी ड्राफ्ट करते थे। प्रेम बिहारी नारायण जी, ये जो थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था इटैलिक स्टाइल में। आज भी आप जाके देखेंगे ओरिजिनल को, तो इटैलिक स्टाइल में लिखा गया है। और अगर बात इटैलिक की आ गई तो भारत की भाषा तो हिंदी ज्यादा हो रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंग्लिश में लिखा गया था। हिंदी में भी लिखा गया, लेकिन वो लिखा गया 1987 में 58th अमेंडमेंट से हिंदी में लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, ये फैक्ट्स हैं, जानना चाहिए सबको। लेकिन कुछ ऐसे भी फीचर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा पेश किए गए प्रिम्बल ने डायरेक्ट हमें बताए हैं, या कह लीजिए कोई अच्छे से जानता नहीं है। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि लेंथी है, लेकिन है 395 आर्टिकल्स, सबसे बड़ा दुनिया में आर्टिकल, दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ही है। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया, हम फेडरल सिस्टम फॉलो करते हैं, परंतु यूनिटरी के साथ। यूपी भी सारे स्टेट 28 के 28 यूनियन में है, और यूनियन मींस यूनिटरी। उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो भारत के संविधान को ही मानते हैं। लेकिन चले जाइए अमेरिका में तो हर स्टेट में घुसते अलग कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। ठीक जी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो कि होना बहुत जरूरी है, अभी आगे बताऊंगा क्यों। बाइकैमरल यहां का पार्लियामेंट है। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी ऑल एक्ट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश। कुछ ऐसे भी एक्ट्स थे जिनके द्वारा हमने अपने इस सिस्टम को आगे बढ़ाया है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का एक एक्ट था, उससे हमने बाइकैमरल लिया। बाइकैमरल का मतलब लोकसभा, राज्यसभा, इन दोनों को। इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। सिंगल सिटीजनशिप है,
भारत का नागरिक यानी भारत का नागरिक, और हमें गर्व होना चाहिए। अमेरिका की तरह नहीं कि हर स्टेट की अलग सिटीजनशिप है। दोस्तों ये कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बताए, मेरे साथ जरा इधर वाले हिस्से पे चलिए। ये है कॉन्स्टिट्यूशन आखिर कहता क्या है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सीधा मतलब आ जाता है कि लोगों के हित में काम होगा। कोई गवर्नमेंट सुपरमैसी नहीं करेगी, कोई कुछ नहीं होगा, लोगों के लिए काम, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, थ्रू द पीपल, ऐसे। वी द पीपल ऑफ इंडिया एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट को दर्शाता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब हम गवर्नमेंट को वोट देंगे, वो रूल में आएगी और वो हमारे राइट्स हमें देगी, हमारे लिए सुविधा, हमारे लिए काम करेगी। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हम दे रहे हैं वो हमें भी दे रहे हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को दर्शाता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजोल्व्ड, देखिए अगर हमारे पास अधिकार है उसके साथ जिम्मेदारी भी है। कैसी जिम्मेवारी? प्लेज टू अस, हम क्या प्लेज करते हैं, है ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम पे जिम्मेवारी भी है फंडामेंटल ड्यूटीज की। प्रोवाइड टू सिटीजन्स, अब प्रीम्बल में कुछ ऐसी चीज कही गई हैं जो कि एक गाइड करती हैं गवर्नमेंट को कि आप ये नागरिकों को दें। क्या दें? जस्टिस दें। सबसे पहले जस्टिस ही लिख दिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू अ कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये लिखा नहीं है मैंने, लेकिन ये स्टेट के नेचर को बताता है कि हम सेकुलर रहेंगे, डेमोक्रेटिक रहेंगे, ठीक जी, रिपब्लिक रहेंगे, स्टेट का मुखिया चुन के आएगा। अब देने की बात है तो जस्टिस देंगे। देखिए अभी मैं ये पढ़ाऊंगा कि देंगे और ये नहीं बताऊंगा कि कैसे देंगे, क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ठीक। हम जस्टिस देंगे तीनों तरह की। क्या क्या हो सकती है? सामाजिक, सोशल, समाज में सबको न्याय मिलना चाहिए। इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से गरीब ना रह जाए कोई, वेलफेयर स्कीम चला रहे नहीं चला रहे हम। पॉलिटिकल, राजनीतिक तौर से पिछड़ी जातियों को रिजर्वेशन मिले, रिप्रेजेंट करने का मौका मिले। जुडिशरी हमेशा जस्टिस पर काम करे, किसी को जस्टिस ना मिले तो रिव्यू करे उसको, ये हम जस्टिस देंगे। लिबर्टी की बात आती है, बहुत महत्वपूर्ण। लिबर्टी ऑफ थॉट, आर्टिकल 21-25 पढ़े हैं ना आपने। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। कहने का मतलब आप जो सोचते हैं, आप जो मानते हैं, आप जो बताते हैं, या जो आप करते हैं प्रैक्टिस, उसकी स्वतंत्रता है आपको। आप पत्थर को पूजते हैं या नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। कोई हाथ ऊपर करके याद करता है या हाथ जोड़ के, वो आपके ऊपर है। हम इक्वालिटी देंगे। 4 चीजें मैं बता रहा हूं, लिखी गई हैं इसमें। हम इक्वालिटी देंगे, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। स्टेटस यानी कोई नीचे नहीं, कोई ऊंचा नहीं। मेल इज इक्वल्स टू फीमेल, सब एक हैं। इक्वालिटी की तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अपॉर्चुनिटी, किसी पे अपॉर्चुनिटी कम ना रह जाए, है ना। जब सबको अपॉर्चुनिटी, मौका मिलेगा, तभी सब आगे सब बढ़ेंगे। और ये इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करता है जुडिशरी। आपके साथ कभी इक्वालिटी, इनइक्वालिटी हो गई हो तो सीधा चले जाइए सुप्रीम कोर्ट, कह दीजिए भाई इनइक्वालिटी हुई है, मेरे को जॉब नहीं दी गई। तो ये इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। फ्रेटर्निटी, देखिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये देश को अंदरूनी तरीके से मजबूत करता है। फ्रेटर्निटी, भाईचारा, बंधुवाद, एंश्योरिंग द डिग्निटी एंड यूनिटी ऑफ द इंडिविजुअल, है ना। मतलब भाईचारा रहना चाहिए सब में, क्योंकि 1947 में भाईचारा नहीं था, तभी देश बट गया। अब भाईचारा तो रहना ही चाहिए, जब भी देश आगे चलेगा। तभी आपने देखा होगा हम सबको कहते हैं भैया, सब्जी वाले भैया, ब्रदर, मेरे भाई दे दियो जरा, भाईचारा है। यूनिटी रहनी चाहिए।
डाइवर्सिटी इन यूनिटी। इन डेफिनेशन को कई बार डिफाइन किया गया है देश में और देश के अथॉरिटीज के द्वारा। इंटीग्रिटी, अंदरूनी शक्ति रहनी चाहिए। ठीक है जी, ये 4 चीजें ओवरव्यू है। अब जरा इस क्वेश्चन पे आप आ जाइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिम्बल से किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इज प्रिम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट? मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं? अब तो क्या होगा कि पार्ट है तभी तो पढ़ा रहे हो, आप सही हो, लेकिन आप और मेरे कहने से क्या होता है? हाँ, हम वी द पीपल ऑफ इंडिया हैं, गर्व है हमें, लेकिन कुछ अथॉरिटीज भी हैं, उनकी सुनी जाए तो अच्छा है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है वो मायने रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने केस बताता हूं मैं आपको, जैसे ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। स्टेट वर्सेस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एक वकील, अटर्नी जिसे हम कह सकते हैं, उसके विरुद्ध एक इंडिविजुअल है और दोनों के बीच में केस लड़ा जा रहा है। वर्सेस ए.के. गोपालन में कहा गया कि देखो भाई, जो प्रिम्बल दिया गया है ये हमने दिया है, हमने थोपा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे लागू करो वरना जेल जाओ। इट्स योर डिपेंड ऑन यू एंड द गवर्नमेंट। ये एनफोर्सेबल नहीं है, बट गाइडिंग स्टार्ट है। भाई अगर हम ये सख्ती से लागू नहीं करा सकते, लेकिन एटलीस्ट हमें यहां से एक गाइडेंस तो मिल रही है कि हमें ऐसा होना चाहिए, तभी हमारा देश आगे चलेगा, है ना। गाइडिंग स्टार्ट कहा गया ए.के. गोपालन में। अगला आ गया बैरूबरी केस। बैरूबरी में क्या हुआ था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू, ऐसा हुआ था जब भारत और बांग्लादेश की सीमा मिलती थी, बांग्लादेश बनाया था भारत ने, तो उधर की साइड कुछ गांव भारत के बांग्लादेश में चले गए, बांग्लादेश के गांव खेत कुछ भारत में रह गए जब बंटवारा हुआ था। तो इसमें नेहरू जी ने कोऑपरेशन करने के लिए कुछ यहां की जमीन, खेत, घर एग्रीमेंट करके बांग्लादेश को दे दिए। तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, भाई ऐसे कैसे कर रहे हो? ये तो इंटीग्रिटी की बात आ गई ना, सॉवरेनिटी की बात आ गई। किससे पूछ के आपने दिया? तो बैरूबरी केस में बताया, आप सरप्राइज हो जाएंगे क्या कहा। कोर्ट ने कहा इट इज नॉट द सोर्स ऑफ सब्सटेंटिव पावर। इसमें यह नहीं बताया गया किसके पास क्या पावर है। वो तो सही बात है कि यहां पे कहां बताया गया किसके पास क्या पावर है। यही बताया गया कि बस हमें ये करना है। ये थोड़ी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ये करेगी, ये गवर्नमेंट करेगी, नहीं, पावर नहीं बता रखी। और बैरूबरी केस में कहा गया कि प्रिम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, नहीं है। यू आर सरप्राइज्ड। अगला केस आया केशानंद भारती, वेरी पॉपुलर केस, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। उसमें तो सीधा सीधा पहले वाले जजमेंट बैरूबरी वाले से अपोजिट, या मेरे हिसाब से सही बात कही गई। कहा गया कि ये प्रिम्बल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि इस प्रिम्बल में ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के। और जब ये 13 दिसंबर 1946 में आया था तो इसको प्रिम्बल नहीं कहा गया था, इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही कहा गया था। तो इट मींस इट्स द एम्स, एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी। और एम और सोसाइटी के एस्पिरेशन का हिस्सा नहीं होगी कॉन्स्टिट्यूशन का? बिल्कुल है। और बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई केशानंद भारती में। मैं बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा क्या होते हैं इस वाले क्वेश्चन में। अगला केस आया हमारा LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। LIC है ना, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। उसमें क्या कहा गया कि जो फ्रीडम और जो राइट्स भारत के नागरिकों को मिलने चाहिए वो इसमें दे रखे हैं। बस ये सिंपल जजमेंट आई। तो हमें इस क्वेश्चन से ये केस पढ़कर ये आंसर निकला कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल पार्ट, प्रिम्बल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। एंड जितने भी राइट्स हैं, जितने भी गाइडिंग स्टार्ट है, वो यहां लिखे गए हैं। अब बात ये तो कर ली, चलो हिस्सा है, क्या इसको अमेंड किया जा सकता है? क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेबल नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है। याद कीजिए 42 अमेंडमेंट 1976, दया साहनी कमेटी, है ना, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट। 3 नए वर्ड कौन से? सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी। तो ये अमेंड कैसे कर दिया? कर दिया जी, कर दिया। अब मैं बताता हूं बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, कोर्ट ये कहती है कि आप अगर पार्ट है तो पार्ट तो अमेंड हो सकता है, क्योंकि सोसाइटी की नीड जैसे जैसे ओवरव्यू करेगी, जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से विपरीत होगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन को उसके समय से बनाना पड़ेगा, सहज बनाना पड़ेगा, तो अमेंड की जरूरत है। परंतु आप बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब, इसकी डेफिनेशन कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, लेकिन समय समय पर कोर्ट इसको हाईलाइट करता रहता है या डिफाइन करता रहता है इसकी डेफिनेशन। वो भी केस है, मैं आपको आगे बताऊंगा। बेसिक स्ट्रक्चर यानी डेमोक्रेसी, सेकुलर। भाई ऐसा थोड़ी है कि आप प्रिम्बल को अमेंड कर सकते हो तो डेमोक्रेटिक ही हटा दो। इलेक्शन कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन खत्म हो जाएगी? नहीं, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष रहेगा देश, बेसिक स्ट्रक्चर है ना। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है दोस्तों। तो मैंने बताया इस प्रिम्बल कौन अमेंडेबल और नॉट, इट इज अमेंडेबल बट डज नॉट मैटर, डज नॉट डील विद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जो मैंने कमेटी बताई कि उसने 42 अमेंडमेंट करके प्रिम्बल को अमेंड कर दिया था, उसका ये कहना भी था कमेटी का कि उस समय भारत में गरीबी है, इकोनॉमिक क्राइसिस या कह लीजिए युद्ध हुआ था, तो उसको इकोनॉमिक डाउनफॉल को कवर करने के लिए हमें सोशलिस्ट नेचर बनाना पड़ा, सोशलिस्ट ऐड कर दिया। हमें भाई बंधुता बढ़ाने के लिए देश में दंगे ना हो, इंटीग्रिटी बढ़ाने, इंटीग्रिटी शब्द ऐड करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, सेकुलर वर्ड ऐड करना पड़ा, ये कहना था। तो इतना ही, मुझे कुछ सेकंड दीजिए, मैं आपको समराइज कर देता हूं। तो दोस्तों, हमने ये पढ़ा कि प्रिम्बल क्या है, और प्रिम्बल 2 महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के द्वारा मैंने डेफिनेशन पढ़ाई। एक कहते हैं कि 32 सोल है, आर्टिकल 32 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, और एक कहते हैं कि प्रिम्बल सोल है। और हमने ये भी पढ़ा कि एस्पिरेशन और एम्स जितने भी हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है। आप कॉन्स्टिट्यूशन खोल लीजिए, आपको पता, सॉरी, आप प्रिम्बल खोल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ने वाले हैं आगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसको लाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को रिप्रेजेंट किया गया एज अ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताए कि कैसे इसका एलिफेंट सिंबल था, क्योंकि ये बहुत स्लो काम कर रही थी कमेटी, या ये इतने सारे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, इनको मैं नमन करता हूं जो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में योगदान दिया अपना। हिंदी टेक्स्ट 58 अमेंडमेंट्स आया, वरना इटैलिक टेक्स्ट में लिखा गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ ऐसे फीचर्स भी जो हमें जान लेने चाहिए, आमतौर पर हम लोगों के सामने नहीं आते, कि जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पूरे विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को दूसरों से लिया तो है, लेकिन अपने स्थिति के अनुसार हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है, हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया। और अगर मैं किसी से चीज लेता हूं और उसे सीखता हूं, ये तो अच्छी बात है। अगर मैं आपसे कुछ सीख रहा हूं, ये तो अच्छी बात है, होना चाहिए। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, हमारे यहाँ हर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यूनिटरी है। और दोस्तों, हमने पढ़ लिया विद द पीपल ऑफ इंडिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट बताया है, मेरे और गवर्नमेंट के बीच में संबंध बताया है, हमारे देश के वासियों को क्या मिलेगा, हमारे पास जिम्मेवारी भी है, हमें जस्टिस मिलेगा, हमें लिबर्टी मिलनी चाहिए। लिबर्टी तो होनी ही चाहिए, वरना कोई भी देश चल नहीं पाता। पाकिस्तान को देख लीजिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। 1947 से हमने सीखा, और फ्रेटर्निटी हमने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिम्बल में डाला। और 2 क्वेश्चन मैंने महत्वपूर्ण आपके सामने रखे, और इस क्वेश्चन का आंसर है कि प्रिम्बल पार्ट है, बिल्कुल है। मैंने केस आपको पढ़ाए, और प्रिम्बल अमेंड किया जा सकता है, बिल्कुल किया गया है और किया जा सकेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए
जय हिंद।